हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि रीट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। रीट परीक्षा में मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्वेश्चन है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर रीट लेवल 1 की या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आप मनोविज्ञान की अच्छी तैयारी कर चुके हैं, तो आप इस वीडियो से अपना प्रैक्टिस चेक कर सकते हैं कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट निकलने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वो है निम्न में से कौन सीखने का सही स्तर है? यानी सीखने का सही स्तर कौन-सा है? तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा तथ्य, सबसे पहले आएगा, उसके बाद सूचना, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद बोध और उसके बाद में प्रज्ञान। यानी ये सीखने का ये क्रम रहेगा, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। तो ये इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यानी अगर परिपक्वता आने के बाद व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम कहा जाता है। तो ये बात गलत है कि परिपक्वता आने पे ही व्यवहार में परिवर्तन होता है और तभी वो सीखता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला है तीसरा क्वेश्चन, चिंतन क्या है? यानी चिंतन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा प्रतीकों का प्रयोग ही चिंतन कहा जाता है। चिंतन में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, तो प्रतीकों का प्रयोग ही चिंतन कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है? यानी अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रौढ़, यानी प्रौढ़ श्रेणी के लिए इसमें किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है पांचवा, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है? यानी कोई भी समस्या है, उस समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला जो सिद्धांत है वो है सूझ का सिद्धांत। यानी सूझ का जो सिद्धांत है वो समस्या के अचानक समाधान होने की वकालत करता है। अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, ये कथन क्या कहता है? यानी संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो ये कथन है वो मानसिक विकास का है। किसका है? मानसिक विकास में कहा जाता है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, विभेद, विभेद से आप क्या समझते हैं? यानी व्यक्तिगत भेद से हम क्या पाते हैं? व्यक्तिगत भेद से हम क्या पाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, यानी विचलनशीलता और प्रतिमानता, ये दोनों ऑप्शन इसमें राइट रहेंगे। यानी व्यक्तिगत भेद से हम पाते हैं विचलनशीलता और प्रतिमानता। अगला 8वां क्वेश्चन है, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक कार्य होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। यानी सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा अधिक स्वस्थ और विकसित। यानी अधिक स्वस्थ और विकसित होगा तो वो सामाजिक स्तर से ऊंचा होगा। अगला जो क्वेश्चन है आंसर रहेगा आपका कि केटल के द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्ति की शील गुणों की संख्या कितनी थी? यानी केटल ने व्यक्तित्व के जो शील गुण दिए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 16। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा 16। यानी केटल ने व्यक्तित्व के 16 शील गुण दिए हैं, तो इसका आंसर रहेगा 16। अगला क्वेश्चन है 10वां, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वे कौन सा परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा विषय आत्मबोधन परीक्षण। यानी मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना की और इतिहास रच दिया, तो ये विषय आत्मबोधन यानी टीएटी का परीक्षण इन्होंने दिया है। अगला 11वां क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? यानी जो व्यवहारिक बुद्धि है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मूर्त बुद्धि। यानी व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत, यानी बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है जो गिलफोर्ड ने दिया है उसमें बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? यानी बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 120। यानी बुद्धि के कारकों की संख्या उसमें 120 रहती है। अगला क्वेश्चन है, परिवेश की वे वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वो कही जाती है। यानी परिवेश की कोई भी वस्तु है जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वे क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रेरक। इसका आंसर क्या रहेगा? प्रेरक।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक किस पर महत्व देना चाहिए? यानी प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए और समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो प्रतिभावान बालों की पहचान के लिए सबसे ज़्यादा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? यानी तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उदात्तीकरण। यानी अप्रत्यक्ष ढंग जो तनाव को कम करने का है वो है उदात्तीकरण। तो इसका राइट आंसर रहेगा उदात्तीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय करना, ये डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है। डिस्लेक्सिया की जो विशेषता है वो विशेषता नहीं पूछी, तो इसका ऑप्शन बी रहने वाला है। तो अब डिस्लेक्सिया में क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें वाचन परिशुद्धता होती है, गति और बोध की समस्या होती है, लिखने की धीमी गति होती है, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की भी कठिनाइयाँ होती है। तो इसका जो ऑप्शन है नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन बी वाला राइट रहेगा, बाकी तीनों सही रहेंगे। 17वां क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, तो ये क्या है? इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है या शीघ्र सीखता है? तो प्रभावशाली घटक है तो वो शीघ्र सीखता है। क्या है? शीघ्र सीखता है। तो इसका ऑप्शन राइट रहेगा सी वाला। अगला है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? तो ये मंद बुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला 19वां क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की जो आदत है उसे कैसे दूर किया जा सकता है? अगर छात्रों में चोरी करने की आदत है तो उसे आप उदाहरण देकर दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर आप उसे दूर कर सकते हैं। अगला है 20वां क्वेश्चन है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा दो प्रकार से उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण के जो प्रकार है वो दो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? इन्होंने लागू पूछा है कि बालकों का जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 कानून है वो देश में कब लागू हुआ? तो वो 1 अप्रैल 2010। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, 1 अप्रैल 2010 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला 23वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य था? तो इसका जो उद्देश्य था सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ये दोनों ऑप्शन इसमें राइट रहेंगे, ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें राइट रहने वाले हैं। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहा जाता है? जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, किसके मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है योगात्मक मूल्यांकन। अगला है, मनुष्य जीवन का जो आरंभ है वो मूलतः घटित हुआ था। मनुष्य जीवन का जो आरंभ है वो मूलतः घटित हुआ था केवल एक कोष से। एक कोष से मनुष्य जीवन का आरंभ घटित हुआ है। अगला 27वां क्वेश्चन है, शेषा अवस्था की विशेषता नहीं है। इसने नहीं पूछा है कि शेषा अवस्था की कौन सी अवस्था नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता होता है, दूसरों पर निर्भरता होता है, मानसिक विकास में तीव्रता होती है। तो शेषवा अवस्था जो 0 से लेकर 7 साल तक होती है तो उसमें नैतिकता नहीं होती है। शेषवा अवस्था में नैतिकता नहीं होती है। 28वां क्वेश्चन है, गामक विकास से तात्पर्य हमारा मांसपेशियों के विकास से या पैरों के उचित प्रयोग से है? तो गामक विकास से तात्पर्य है कि मांसपेशियों के विकास से और पैरों के उचित प्रयोग तथा मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, शक्ति और गति, प्रशिक्षण और अधिगम। तो इसमें शक्ति और गति इसका ऑप्शन राइट रहेगा। 29वां क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये किसने कहा है?
तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 30वां, कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? तो ये है बाल्य अवस्था, जो 7 से लेकर 12 वर्ष की एज तक होती है। मिथ्या परिपक्वता यानी बाल्य अवस्था को कहा जाता है। तो ये मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण जो पर्सन है, वो आपकी रीट परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके कितने जवाब इसमें राइट निकले हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारा वीडियो और इस तरह के प्रश्न लाना आपको कैसे लगा है और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने वीडियो में सुधार कर सकते हैं। और 27 फरवरी को रीट का आयोजन होने वाला है। उससे पहले पहले हम यहाँ पर सभी तरह के वीडियो, हिंदी शिक्षण के हो और संस्कृत शिक्षण के हो या संस्कृत व्याकरण के हो, हिंदी व्याकरण के हो या मनोविज्ञान के सवाल हो, इन तीनों कैटेगरी के सवालों को हम इस वीडियो में शामिल करेंगे और इनकी वीडियो अच्छे से बनाएंगे। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।